स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। 3 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो एस्टैब्लिश्ड लीडर थे यानी कि वाजपेयी और आडवाणी दौर के जो नेता थे उनको किनारे करते हुए एक नई लीडरशिप को वहां पे मौका दिया है। अब सवाल ये है कि जो नई लीडरशिप है, जिस तरह से जिस जनरेशनल चेंज की हम बात कर रहे हैं, वो क्या बीजेपी को सत्ता की दहलीज यानी जो बीजेपी का संगठन है और सत्ता का की जो सिनर्जी है उसको आगे ले जाएगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा है, या फिर जो डिसीजन लिए गए, जो फैसले लिए गए, वो हमें बीजेपी को समझने में क्या मदद करती है, क्या मदद देती है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 3 फैसलों की कि जिससे उन्होंने तीनों राज्यों में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, जो विश्लेषक थे, जो राजनीति के जानकार थे, उन सबको चौंकाया है। अगर आप राज्यों में एक के बाद एक नामों को अगर गिने, भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, विजय रूपानी जो उससे पहले के मुख्यमंत्री थे, या फिर आप देखें कि रघुवर दास जो कि झारखंड में मुख्यमंत्री बनाए गए थे और इस समय उन्हें राजभवन भेज दिया गया है, यानी कि उन्हें पहले समय से पहले रिटायर कर दिया गया है। उसी तरह से मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इन सब में एक क्या समानता है? इन सब में एक समानता है कि ये सारे जो चेहरे हैं वो किसी जाति विशेष के नेता नहीं हैं, वो किसी डोमिनेंट कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं अपने अपने राज्यों में। अगर डोमिनेंट कास्ट को रिप्रेजेंट करते भी हैं तो वो उसके एस्टैब्लिश्ड नेता नहीं हैं। चाहे आप देखें मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ की जाट पॉलिटिक्स है, डोमिनेंट पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पर एक न्यूट्रल कास्ट हैं, पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं। वैसे ही अगर आप देखें कि रघुवर दास जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो उस राज्य में जहाँ पर ट्राइबल की पॉलिटिक्स डोमिनेट करती हैं, वहाँ पे एक ओबीसी चेहरे को चुना गया था। वैसे ही अगर आप दूसरे राज्यों में देखें कि भूपेंद्र पटेल हैं तो पटेल पाटीदार नेता, लेकिन कभी भी उन्होंने पाटीदारों की राजनीति नहीं की, या फिर पाटीदारों में भी वो पाटीदारों के नेता नहीं हैं, यानी कि एक तरह से पाटीदारों के सिंबॉलिक नेता हैं। कोई पाटीदार या कोई पटेल उनके नाम पे वोट नहीं करता या करेगा। तो इसमें एक कॉमन सूत्र क्या है, कॉमन थ्रेड क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद उन्होंने अलग अलग राज्यों में ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए। वो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट एक नई लीडरशिप को मौका दिया, लेकिन वो लीडरशिप अपनी अपनी जाति या अपनी समाज का कोई एक्सेप्टेबल या फिर जिसको कहते हैं छत्रप नहीं था। उन राज्यों की जो पॉलिटिक्स थी वहाँ की वो छत्रप नहीं थे, बल्कि वो एक सामान्य कार्यकर्ता थे जो जमीन से उठे थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में रोल अदा किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहले फैसले लेने की जो जिसको कहते हैं कि लाइन है, वो राज्यों में छत्रप की जगह उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को हर एक राज्य में मौका दिया। अब सवाल ये है कि अगर आप देखें कि वाजपेयी, आडवाणी और नरेंद्र मोदी के फैसले लेने में क्या डिफरेंस क्या है। अगर आज की बीजेपी को देखें और इससे 2014 से पहले की बीजेपी को देखें, दोनों बीजेपी में अगर आप राज्य अगर आप राज्यों से तुलना करना शुरू करें तो हर एक राज्य में, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ में बनाए गए नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो, चाहे जो अभी शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने राज्य में मध्य प्रदेश में जीत दिलाई, चाहे वो प्रहलाद सिंह पटेल हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हो, वैसे ही राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, ये सारे नेता वाजपेयी और आडवाणी के दौर के नेता हैं, जिनको वाजपेयी और आडवाणी ने कल्टीवेट किया और वो अपने अपने राज्यों में छत्रप बने। चाहे आप कर्नाटक में येदियुरप्पा का उदाहरण ले लें, जिन्हें पहले तो बीजेपी हाईकमान ने बेइज्जत करके निकाला, बाद में उन्हें सहायता लेनी पड़े और उनके बेटे को इस समय कर्नाटक में बीजेपी ने राज्य का अध्यक्ष बनाया है। ये सारे नेता वाजपेयी आडवाणी के दौर में पले बढ़े, उनको कल्टीवेट किया गया और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी बनने में, यानी कि नरेंद्र मोदी का जो पदार्पण हुआ राज्य की राजनीति में और नेशनल पॉलिटिक्स में, जिस तरह से पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री बने हुए हैं और राज्य की सत्ता में वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बनने के पीछे भी लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान था।
क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी के कहने पर ही जब गोधरा के दंगे हुए और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी उन्हें हटाना चाहते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी अड़ गए और उनके अड़ने के बाद ही नरेंद्र मोदी की सत्ता बनी रही या बची रही। कहें कि वाजपेयी जिस तरह से गोवा की जो कार्य समिति थी उसमें नाराज थे, लेकिन उनकी नाराजगी के बाद भी आडवाणी ने उन्हें बैक किया और उसके कारण नरेंद्र मोदी राज्य की दहलीज से निकलकर एक मैसिव, जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंशियल फिगर, पॉलिटिकल जिसको कहते हैं टर्न अराउंड स्टोरी जो है इंडियन पॉलिटिक्स की, उन नरेंद्र मोदी ने किया कि उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे बल्कि राज्य दर राज्य बीजेपी की जो जड़ें हैं उसको मजबूत करने में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा बीजेपी की पॉलिटिक्स में। लेकिन नरेंद्र मोदी को बनाने के पीछे जो शख्स थे वो लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी थे। अगर वाजपेयी उन्हें मौका नहीं देते और आडवाणी उन्हें लगातार बैक नहीं करते तो शायद नरेंद्र मोदी केंद्र की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते। तो सवाल यह है कि जिस तरह से वाजपेयी और आडवाणी ने जो एक नई लीडरशिप को मौका दिया और उन्हें राज्यों का छत्र बनाया, नरेंद्र मोदी उससे इतर एक अलग एक्सपेरिमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में और खास करके बीजेपी की पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। उस पॉलिटिक्स की तरफ ही हमारा ध्यान है। इन 3 राज्यों में जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया है वो दिखाता है कि वो एक बीजेपी की राजनीति में नया प्रयोग कर रहे हैं। वो नया प्रयोग क्या है, ये अलग बात है कि आप इस पे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं और ढेर सारे लोग ये कह सकते हैं कि वो बीजेपी के जो फ्यूचर पाथवे है, बीजेपी का जो फ्यूचर का रास्ता है उसके लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन फिलहाल बीजेपी को उससे फायदा हो रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक टाइटैनिक जहाज के कैप्टन हैं, जो पूरे देश का जो भार है वो बीजेपी का जो पूरा भार है वो अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर टाइटैनिक जहाज डूबेगा तो क्या होगा, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये जो बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की राजनीति में क्या नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो पावर शेयरिंग में बिलीव कर रहे हैं। वो कोई स्टेट लीडर या फिर छत्र पैदा नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें कि हर एक राज्यों में देखें, जिस तरह की उन्होंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चुनाव किया विष्णुदेव साय, जो कि ट्राइबल नेता है, हालांकि वाजपेयी और आडवाणी के दौर के नेता हैं, लेकिन उन्होंने एस्टैब्लिश जो नेता है रमन सिंह को न चुनकर या फिर जो दूसरे नेता हैं उनको न चुनकर उन्होंने जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको पावर शेयर कराने के लिए उन्होंने उनका चुनाव किया। और उससे भी बड़ा चौंकाने वाला जो फैसला उन्होंने मध्य प्रदेश में किया मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव का। तमाम ऐसे नेता जो छत्र, चाहे प्रहलाद सिंह पटेल हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, इन सबको छोड़ते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एक नई जनरेशन के लीडर हैं उनको भी इग्नोर करते हुए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जो यादव कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका कि कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है, उनका ससुराल उत्तर प्रदेश में है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन कम्युनिटी का जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो ओबीसी कम्युनिटी है, जिनका की पावर स्ट्रक्चर में शेयर कम है, और उनको पावर स्ट्रक्चर में शेयर देना और खास करके बीजेपी का जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो कास्ट इंजीनियरिंग है, जहां पर बीजेपी अब तक नहीं पहुंच पाई है, उसको कैसे इंक्लूड किया जाए, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, उसके लिए मोहन यादव का चुनाव हुआ। क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जैसे राज्य जहां पर बीजेपी को यादवों का वोट नहीं मिलता और जो यादव कम्युनिटी है वो अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव को वोट करती है, और बीजेपी के तमाम एक्सपेरिमेंट के बाद भी यादवों ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो इसलिए मोहन यादव का जो चुनाव हुआ न केवल मध्य प्रदेश के ओबीसी कम्युनिटी जो 52% की कम्युनिटी है वहां पर ध्यान रखकर, बल्कि जो ये सारे स्टेट हैं जहां पे ओबीसी कम्युनिटी डोमिनेट करती है और खास करके जो यादव कम्युनिटी जो बीजेपी को वोट नहीं देती है उसको टारगेट करने के लिए मोहन यादव का सिलेक्शन हुआ। दूसरा जो नरेंद्र मोदी के फैसले लेने की जिस तरह की स्क्रिप्ट है, जिस तरह के वो फैसले लेते हैं, उसका दूसरा जो प्रिंसिपल है कि जो सामान्य कार्यकर्ता है, जो कॉमन वर्कर है बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एम्पावर करना। आप देखें कि अगर राज्यसभा में जो बीजेपी जिस तरह से राज्यसभा में जिन राज्यसभा मेंबर को नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में मौका दिया है, अगर उनका नाम आप देखें तो ढेर सारे ऐसे नाम हैं जो ऐसे सामान्य कार्यकर्ता हैं जिनका जब चुनाव हुआ तो वहां के मुख्यमंत्री को भी नहीं पता था। यानी कि जब मध्य प्रदेश में सुमेर सिंह सोलंकी का चुनाव हुआ तो शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन है, और शिवराज सिंह चौहान को बताया गया कि ये व्यक्ति
का प्रोफाइल ये है कि ये आरएसएस से जुड़ा हुआ, आरएसएस के कामों को अपने इलाके में बहुत सालों से कर रहा है और उस इलाके में उसकी पहुंच है, उस कम्युनिटी में, ट्राइबल कम्युनिटी में। तो यानी कि जो सामान्य कार्यकर्ता है उसको एम्पावर करना, ताकि उसका जो मैसेज है वो बीजेपी के काडर और जनता तक पहुंचे कि ये जो नई बीजेपी है वो सामान्य कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। उसके लिए कोई छत्र, कोई बड़ी लीडरशिप, इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वोट तो आखिर नरेंद्र मोदी के नाम पर जब पड़ रहा है तो उसमें किसी छत्रप को बनाने की जरूरत नहीं है। वो वाजपेयी आडवाणी के जमाने में होता था। यहां पर सामान्य कार्यकर्ता को एम्पावर करने से भी बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो मैसेजिंग है, उसमें वोट पड़ जाते हैं। तीसरा जो फैक्टर है, नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात पे ध्यान दिया है कि जो सिंबलिज्म की जो पॉलिटिक्स है, वो नरेंद्र मोदी का जो डिक्शनरी है, उनकी जो का जो ग्रंथ है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो उस सिंबलिज्म को देखते हैं कि अगर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो उससे क्या मैसेज जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को दलित व्यक्ति को प्रेसिडेंट बना दिया जाए, रामनाथ कोविंद को, तो उसका मैसेज क्या एक्रॉस जो कम्युनिटी है, जो कास्ट की पॉलिटिक्स इंडिया में डोमिनेट करती है। तो मैसेजिंग और सिंबलिज्म पे वो काफ़ी ध्यान देते हैं। यानी कि मोहन यादव को चुनने से सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि यूपी में उनका ससुराल है, तो यूपी की यादव पॉलिटिक्स को भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिहार की यादव पॉलिटिक्स को भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सिंबलिज्म की जो पॉलिटिक्स है वो नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, रोल प्ले करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने कपड़ों का चुनाव किस तरह से करते हैं। अगर वो हिमाचली कैप पहनते हैं तो उसका सिंबलिज्म किस राज्य के चुनाव पे असर पड़ेगा। तो ये सारी बातें उनकी जो पॉलिटिक्स, उनका जो ग्रामर है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथा जो फैक्टर है जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आसान है, क्योंकि उन्हें लगता है, एक बात प्रमोद महाजन ने, जो कि उस दौर में अमित शाह के आने से पहले बीजेपी के चाणक्य माने जाते थे, जब उमा भारती को पार्टी से निकाला गया था, उमा भारती ने एक तरह से लाल कृष्ण आडवाणी से सीधा मुठभेड़ कर लिया था और लाल कृष्ण आडवाणी के सामने उमा भारती ने यह कहा था कि दिल्ली में जो बैठे हुए नेता हैं वो उनके खिलाफ कॉन्स्पायर करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। उनका इशारा अरुण जेटली पर था कि अरुण जेटली किस तरह से डिब्रीफिंग करते हैं और उनके खिलाफ साजिशें प्लांट करते हैं, और उस मुठभेड़ के बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। तो प्रमोद महाजन ने एक बात हम लोगों को कही थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी मास लीडर को बनाने में एक पार्टी 25 से 30 साल इन्वेस्ट करती है। यानी कि उमा भारती बनाने में पार्टी ने 25 से 30 साल इन्वेस्ट किए। लेकिन अगर उस लीडर को आप निकाल देते हैं रातों रात, तो पार्टी का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो आ जाता है। और इसीलिए पॉलिटिक्स में मास लीडर का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि जनता जो होती है वो अपने नायक का चेहरा देखकर वोट करती है। अगर ये उसी तरह की बात हुई कि अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान की फिल्म में अगर आप जॉनी लीवर को ले लेंगे तो क्या जनता उस पिक्चर को देखने जाएगी उस रोल के लिए? तो सवाल ये है कि जो अलग अलग राज्यों में वाजपेयी और आडवाणी जी ने जो छत्रप खड़ा किए, तो उसी तरह से वो जो नरेंद्र मोदी उन छत्रपों के समानांतर एक कॉमन कार्यकर्ता को बीजेपी का जो रूल बुक है, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, उसके समानांतर खड़ा कर रहे हैं। उसके पीछे की जो सबसे बड़ी उनकी रणनीति है, जो उनको लगता है प्रधानमंत्री को, कि पूरे जो भारत का चुनाव है उसको एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में लड़ा जाए। वो एक अमेरिकन पॉलिटिक्स की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म में लड़ा जाए, चाहे वो कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, या फिर लोकसभा का चुनाव हो, और एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट पड़े जो फिलहाल उनके नाम पर जनता वोट कर रही है। तो वैसे में जो स्थानीय फैक्टर हैं, जो लोकल लीडरशिप है, वो गॉन हो जाती है। उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट कर रही है, सेंट्रल इशू पे वोट कर रही है। तो इसीलिए रीजनल छत्रप की जगह अगर वो कास्ट समीकरण, जातीय समीकरण को अच्छे तरीके से साधें और वहाँ की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको नच करने के लिए सेंट्रल डिलीवरी और बेनिफिशरी पे ध्यान दें, तो वो कहीं ना कहीं रीजनल छत्रप है उसके रोल को खत्म कर देती है। और शायद इसलिए नरेंद्र मोदी ने उन सारे राज्यों में एक्सपेरिमेंट करके सफलता पाई है। ये अलग बात है कि उनके लाए हुए ढेर सारे चेहरे राजनीति में उस तरह से मकाम नहीं बना पाए हैं। अगर आप देवेंद्र फडणवीस को छोड़ दें, योगी आदित्यनाथ चूंकि वाजपेयी और आडवाणी के दौर के नेता हैं, तो अगर देवेंद्र फडणवीस को छोड़ दिया जाए और नरेंद्र मोदी अगर चुनाव न लड़ रहे हों,
तो क्या आपको लगता है कि भूपेंद्र पटेल चुनाव गुजरात का जीता पाएंगे या मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का चुनाव जीता पाएंगे? हरियाणा के चुनाव में पिछली बार देखा था कि किस तरह से बीजेपी को जेजेपी का सहारा लेना पड़ा था जाट वोट को पाने के लिए। तो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स के खतरे क्या हैं और उसके फायदे क्या हैं? ये दोनों खतरे और फायदे उनकी पॉलिटिक्स के हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स और उनका सिक्का चल रहा है, इसीलिए वो अपने एक्सपेरिमेंट को बीजेपी के एक्सपेंशन में, वहां की बीजेपी की फ्यूचर पॉलिटिक्स को शेप अप करने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।